अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसमें भारत के अंदर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों पे तनकीद कर रहे हैं कि इनकी कोई आवाज नहीं आई, इन्होंने कोई ट्वीट नहीं की, इन्होंने मोदी का कोई नाम नहीं लिया। फैसल वाडा साहब ने गुज़िश्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठ के कहा कि नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, ना 3 में ना 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें सियासी शऊर नहीं है। नालायक औलाद वालिद की मजीद शर्मिंदगी का बायस ना बने। ये फैसल वाडा साहब ने जनाब कल एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा और बड़ी तनकीद की एक तरह से नवाज शरीफ साहब के ऊपर, नून लीग के ऊपर, कि वहां पे पंजाब से कोई इस किस्म की आवाज नहीं आई कि मोदी का नाम लिया गया हो, बड़ी उनके ऊपर तनकीद की गई हो। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार लोग उठा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब क्यों मोदी का नाम नहीं लेते, क्यों उन्होंने उस तरह खामोशी इख्तियार की। ऑल्दो के कुछ उनकी जमात के लोग ये कह रहे हैं कि जी उस खामोशी की भी अपनी जुबान है और उस खामोशी ने हिला के रख दिया, इस किस्म की भी बातें हो रही हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं। अब फैसल वाडा साहब के बयान के ऊपर अजमा बुखारी साहिबा जो वजीर हैं नून लीग की हुकूमत की पंजाब की, उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसल वाडा कौन है। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि फैसल वाडा ने ये बात की, उन्होंने कहा जी फैसल वाडा कौन है, बेचारा एक जहनी मरीज है, ये सब ना करे तो लोग इसको बुलाना छोड़ दें, सियासी शब्दाबाज है, सस्ता शाहरुख जो बनता हो इस पर तरस खाना चाहिए। बंदा इसको पूछे कोई सियासी जमात तो तुम्हारी है नहीं है, तुम कौन हो भाई, किधर से तुम आ गए। तो उन्होंने भी आगे से बड़े सख्त अल्फाज में फैसल वाडा साहब के ऊपर इसकी तनकीद की है कि जनाब आपने क्यों ऐसी बात की और क्यों कहा कि ये कनीजों की और टिकटॉक की हुकूमत है। अच्छा, मियां साहब के नाम बोलने के ऊपर तो लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब के अलावा भी बहुत सारी दीगर शख्सियात भी क्वेश्चन कर रही हैं, सहाफी भी पूछ रहे हैं, दीगर लोग भी पूछ रहे हैं कि मियां साहब क्यों नहीं बोले इस सारे मामले के ऊपर। उसके ऊपर अब सोहेल वड़ाइच साहब बोले हैं और एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे नवाज शरीफ की खामोशी की समझ आती है। शायद वो ये समझते हो कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाएं तो मैं इन्हें ठीक करने में अपना किरदार अदा करूं। मोदी साहब नवाज शरीफ के घर भी आए थे तो वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब शायद इस वजह से नहीं बोले कि खुदा न खास्ता होता कि आगे जो है वो बड़ी जंग लग जाती, बड़ा मसला बन जाता, तो वो पाकिस्तान से जो लोग मोदी के खिलाफ बयान देते रहे तो वो तो फिर आपस में कोई मामला हल नहीं कर सकते थे। क्योंकि मियां साहब खामोश हैं तो फिर वो मियां साहब ने ये मामला हल कर लेना था। अब ये कोई दो महलों की लड़ाई तो नहीं है कि जी फलानी ने उसके खिलाफ या फलाने ने उसके खिलाफ बात नहीं की तो वो हालो। भाई इंटरनेशनल सतह पे तो हर कोई अपने मुल्क का मुकदमा पेश करता है। अब जंगें हुई अगर होती तो उसके बाद लोग बैठ के ही बातें करते हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते हैं। आप दुनिया की तारीख देख लें, हर जगह पे होता है। तो बात ये है, सवाल ये है कि मियां साहब ने नहीं बोला उस तरह जिस तरह उनको बोलना चाहिए था। अच्छा, अब ये एक पर्सनल चॉइस है, इसको आपने समझना है। पर्सनल चॉइस है कि मेरी मर्जी है कि मैं भारत के खिलाफ बोलूं, मोदी के खिलाफ बोलूं या ना बोलूं, आपकी मर्जी है। आप मोदी साहब के खिलाफ बोलें या ना बोलें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये प्रिविलेज आपसे छिन जाती है, क्योंकि फिर आपको और बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। जब आप 3 दफा वजीर आजम रह चुके हो तो फिर आपकी कोई चीज जाती नहीं होती। फिर आप साड़ियां एक दूसरे को दे के मामलात हल नहीं करते। फिर आप शादियों पे बुला के सिर्फ अपने जाती ताल्लुक नहीं निभाते। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास वो प्रिविलेज नहीं रही कि आप वो फिर जाती बात करें या वो उस लेवल की, हाँ मैं वो कर सकता हूं, आप वो कर सकते हैं, हम जैसे आम लोग ये कर सकते हैं। जो मुल्क का 3 दफा वजीर आजम है उससे फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो मोदी साहब को। तो ये बात किसी को तो शायद समझ आती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि क्यों नवाज शरीफ साहब ने इस तरह बात नहीं की। अच्छा, अब ये जो जंगबंदी है उस पर मैं थोड़ी सी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो आगे चल के आपको देता हूं। अब अमेरिका ने ये जंगबंदी करवाई, अमेरिका का इसमें किरदार है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल जाके जनाब खुलेआम सरेआम जनाब उन्होंने जाके इसके ऊपर क्रेडिट भी लिया। अब ये चीज इंडिया में हजम नहीं हो रही है, इंडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है, इसलिए कि उन्होंने अपनी कौम को यह बताया हुआ है कि जी हम तो सुपर पावर हैं, हम तो कोई बहुत बड़ा देश है, हमारी तो बड़ी ताकत है, हमारी तो पता नहीं इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भाई जी इकोनॉमी है, सब कुछ है, पर इतनी भूख नंग है
इतना ये है। अभी भी अमेरिका से जो है जहाज भर के आप लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इलीगल लोग जो जा रहे हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, उसमें सबसे बड़ी तादाद इंडिया के लोगों की होती है। कोई इधर डंकी लगा रहा है, कोई उधर डंकी लगा रहा है। तो जो जमीनी हकायक हैं, जो जमीनी हालात हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है। आप जो मर्जी मीडिया के ऊपर आप उसको बॉलीवुड में जो मर्जी बनाते रहें। अच्छा, अब इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि नो यूएस मीडिएशन इन सीज फायर विद पाकिस्तान। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं जंग बंदी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। तो भाई और फिर किसका किरदार था? डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, अब इनकी अपने मुल्क में तो सुबकी हुई है, पाकिस्तान से भी इनको मार पड़ी है, वो भी सबके सामने है। अब ये जिस किस्म के प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है और जिस किस्म के ये बयानात दे रहे हैं, अब इनको डोनाल्ड ट्रंप से भी लगता है कि मजीद इनकी इज्जत अफसाई होगी। उसने तो कोई कुछ भी कह देना है, कोई भी बात कर देनी है। वो देखें, वो इंडिया के हवाले से खुल के वो उनको कह रहे हैं, एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि भाई आपने भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप सोच सकते हैं कभी ऐसे कि खुल के इस तरह की कोई बात करे? तो ये इस वक्त इंडिया की कुल औकात है। खुद वो जो मर्जी समझते हैं। बाकी भाई हमारे अपने बहुत ज्यादा मसाइल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई सुपर पावर है, हमारे तो इधर इतने मसले हैं। हम तो हर चीज कर्जा लेके चला रहे हैं। अब वो नाइजीरिया ने भी आईएमएफ का कर्जा वापस दे दिया है, हम तो मजीद अभी और कर्जे ले रहे हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक से पहले मांगते थे हम, इंटरनेशनल इदारों से पहले मांगते थे हम। अब तो हम दूसरे ममालिक के जो कमर्शियल बैंक से उनसे भी ले रहे हैं। अब यूएई के कमर्शियल बैंकों से हम 300 मिलियन से ज्यादा कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान होपफुल ऑफ गेटिंग $350 मिलियन लोन्स फ्रॉम यूएई बैंक्स। ये हालत है जनाब हमारी। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़ी चीजें बड़ी तोप है, लेकिन जरूरत है हमारी जो एक्सटर्नल हमारी सारे वो इशू है, फाइनेंसिंग का इशू है, उसकी वजह से हमें ये पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन इस पे तो चले हम एतराज नहीं करते जी, हमें कोई एतराज नहीं है जी, हमें जरूरत पड़ गई। लेकिन जो कौम ऐसे कर्जे ले रही हो, जिस मुल्क के अंदर एक साल के अंदर, जी हाँ जी, एक साल के अंदर अद्वियात की कीमतों में 200% तक जो है इजाफा हुआ हो। कल ये दुनिया अखबार की खबर थी। आईएमएफ को हम कह रहे हैं जी बिजली भी महंगी करेंगे, गैस भी महंगी करेंगे, बजट भी हमारा जो है आईएमएफ पहले आके देखेंगे, अप्रूव करेंगे। ये वो तजर्बाकार हैं जो कहते थे कौमी सलामती को ये कर दिया, कौम जो है गिरवी रख दी, वर्ल्ड बैंक को ये कर दिया। अभी तो जनाब आपके बजट से पहले आके आईएमएफ आपको डिक्टेट करता है आपकी पॉलिसीज। ये हालत हो चुकी है हमारी। और दूसरी तरफ जो गिला शिकवा है कि आप इन हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स देखें, इन हुक्मरानों के बड़े बड़े महल देखें, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, चाहे वो पीएम हाउस हो, इनके काफले देखें, इनकी तनख्वाहें देखें जी, आगे भी डाले जा रहे हैं, पीछे भी डाले जा रहे हैं। और भाई ये मतलब ये मैडनेस है। इसको देख के लगता है कि जैसे हम एक कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहां पे किसी को एहसास ही नहीं है कि हम किस तरह डूब रहे हैं। लोन्स हम मांग रहे हैं दूसरे मुल्कों के बैंकों से भी, और ऐसे हम शाहाना प्रोटोकॉल्स और ऐसी चीजें और ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्या ये चीजें हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना, कि हमें खुद से नहीं करना चाहिए। अब नाइजीरिया ने, ये सामने आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है कि आईएमएफ का 3.4 बिलियन का जो लोन था वो दे दिया है, और अब वो उस फहरिस्त से निकल गया है जिन्होंने आईएमएफ के लोन्स वगैरह देने हैं। तो एक बड़ा स्टेप है उनकी हुकूमत के लिए। नाइजीरिया में ऑब्वियसली ये ऑयल रिजर्व्स वगैरह भी है, करप्शन वहां पे भी बढ़ी है। मैंने एक दफा आपको स्टोरी को सुनाई थी या नहीं सुनाई। मैं बरतानिया में एक बैंक में काम करता था, सेंट्रल लंदन में। ये बात है कोई आज से 25 साल पुरानी, 24-25 साल पुरानी बात होगी। तो उन दिनों में मैं पढ़ भी रहा था और साथ साथ जो है मैं एक बैंक में जो है जॉब भी करता था। तो वहां पे एक साहब एक दफा बहुत ज्यादा कैश लेके आए और उन्होंने वो कैश डिपॉजिट वगैरह कराना था, और उन्होंने जब कैशियर को वो अपने चीजें दी तो उन्होंने आईडी मांगी, तो उन्होंने नाइजीरिया का पासपोर्ट दिया। तो मैं भी उधर ही था, तो उस कैशियर ने मुझे भी दिखाया, और वो हमने जब देखा तो उन्होंने वो विग पहनी हुई थी साहब ने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जज हैं? उसने कहा मैं चीफ जज हूं, मैं चीफ जस्टिस हूं। वो पता नहीं उनकी किसी सूबाई हुकूमत का या किसी सूबाई अदालत का या मेन अदालत के वो चीफ जस्टिस साहब थे, और वो इतना कैश पाउंड्स में लेके आए थे। तो वहां पे भी करप्शन के बड़े मसाइल हैं, बड़ी इश्यूज हैं। पर एनीवे जनाब, ये हमारी हालत है। तो हमें सोचने की जरूरत है कि ये सारे शाहाना खर्चे हम अफोर्ड कर सकते हैं या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह भारत के साथ हमारी जंग हो रही थी, तो भारतीय मीडिया ने बड़ी जंग लड़ी, और जब मैदान में जंग लड़ी गई तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब उसको मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। आजकल पाकिस्तान में एक साबिक क्रिकेटर हैं, जब से जंग खत्म हुई है उन्होंने बेहतरीन वो जंग लड़ रहे हैं, कभी इधर पहुंच जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं। तो उनकी भी बड़ी मीम्स वगैरह बन रही हैं।
वो होता ये है कि हर बंदे का एक अपना किरदार होता है और अपना एक रोल होता है, उसी के अंदर हाँ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना, अपने मुल्क के साथ खड़ा होना वो ठीक है, लेकिन वो फिर कुछ वो हर चीज का एक वो होता है ना, उसका एक जिसे आप कह सकते हैं एक पढ़ा लिखा तरीका होता है। आप जिस बंदे की जितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो उसके मुताबिक वो चीजों को लेके चलता है। तो मैं किसी एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो आप एक बात एक तंज एक बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं, आप एक तारीफ भी बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं, आप एक स्पोर्ट एक बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं, आप छिछोरेपन से भी कर सकते हैं, तो वो अपनी होती है। पर एनीवे अब बहुत सारी शख्सियात जब जंग खत्म हो गई है तो वो पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म की वो भी जंग लड़ने की कोशिश करें, लेकिन जंग जिन्होंने लड़ी है वो पूरी दुनिया ने देख ली है। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो मैसेज भेजा है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, पूरी दुनिया जनाब उसको स्टडी भी कर रही है, देख भी रही है। अच्छा, अब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की बात भी हो रही, तहरीक इंसाफ के अंदर से ही किसी ने कहा जी अदम एतमाद आ जाएगी और वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी मैंने 2-3 लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल कोई तहरीक अदम एतमाद का मूड नहीं है। और गालिबन बैरिस्टर गौर साहब ने भी इस हवाले से बात की है, तो कोई ऐसा इस वक्त नहीं है कि हुकूमत गिर जाएगी तहरीक अदम एतमाद के जरिए और तहरीक इंसाफ किसी और के साथ मिलकर वो कर देगी, गिरा देगी। अच्छा, कल मैंने मियां आबाद फारूक जो जिनको फौजी अदालत से सजा हुई थी उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था और सजा काट के वो बाहर आ गए हैं। उनसे भी मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी काली भेड़ें हैं। और बार बार उन्होंने ये कहा जी काली भेड़ें, मैंने कहा कोई नाम बता दें। उन्होंने कहा जी मैं वक्त आने पे एक्सपोज करूंगा। तो अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी जो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो पा रही उसकी बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की अपनी काली भेड़ें हैं, और जब तक ये काली भेड़ों को साइड पे नहीं किया जाएगा कोई तहरीक नहीं चल सकती है। जो ही तहरीक चलाने की बात आती है, जो ही कोई ऐसी बात आती है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा, बड़ी कोई तहरीक वगैरह चलाएंगे, साथ ही इस तरह का लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बहुत जल्दी रिहाई हो जाएगी, तो वो सारा मामला जो है बिल्कुल ठप हो जाता है, सारा मामला बिल्कुल पीछे चला जाता है। अच्छा, अब एक तरह से तो इस वक्त जो मौका है, हुकूमत समझती है कि उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है कि जनाब उनके सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, और ये इस चीज की गवाही है जो एक्स को खोला गया कि सोशल मीडिया के जो है ना वो कौमी सलामती के लिए खतरा था, ना किसी सियासी जमात का कोई सोशल मीडिया विंग भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो सर्टिफिकेट आपको बांटा जाता है ना गद्दारी का, जिस तरह वो कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लीडर के राब्ते भारत के फलाने साथ है। इंतहाई सतही किस्म का, इंतहाई वो जो है जिसे कहते हैं 4-5 ब्रेन सेल वाली बात कि इस पे ये इल्जाम लगा दो, ये इल्जाम लगा दो, ये इसमें जिनसी थोड़ी सी चीज ले आओ, इसमें कोई जनाब गैरत वाली थोड़ी सी चीज ले आओ, थोड़ी मजहबी टच दे दो, इसके अंदर गद्दारी का लगा दो। ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे ही चलती हैं और अरसे दराज से चल रही हैं। अब इनको बेहतर करने की जरूरत है। अपने ही मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर हर वक्त कोई इस तरह के इल्जाम लगते रहे। माजी में भी इल्जाम लगते रहे, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ लगाती रही। पर एनीवे अब इस वक्त एक मौका तो है रीसेट का कि जो ताल्लुकात हैं हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उनको रीसेट किया जाए। और ये रीसेट का आपको शाज़ो नादर ही मौका मिलता है। पहले मौका मिला जब अताब बंदयाल साहब ने कहा कि पंजाब में इलेक्शंस करवा दें, इलेक्शंस करवा दिए जाते तो उस वक्त 9 मई भी नहीं हुआ था। आप मामलात इसने आज तक ना पहुंचते। और ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया और एक दफा शायद एक दफा से ज्यादा मैं शेयर कर चुका हूं। जब मैं रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में बैठता होता था जियो न्यूज के ऊपर 2022 में, तो उसमें जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी, असेंबलियां टूट गई, ये सारे पहुंच गए जनाब, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, एक जज साहब तो पैदल पहुंच गए थे वहां पे, वो बेंच में थे नहीं पर फिर भी वो पहुंच गए थे, वो पूरी कौम ने देखा, बिलावल साहब भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए। इलेक्शन कमीशन ने आके वहां पे कहा कि जी इतने महीने तो हम इंतखाब ही नहीं करवा सकते। तो ये सारी बातें हुई। तो मैंने उस वक्त जियो न्यूज के प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था कि ये एक ऐसा मौका है कि यहाँ पे हो सकता है कि सबको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी थी वो सबके सामने थी, ऑपोजिशन होपफुल थी। अगर यहाँ पे इलेक्शंस हो जाते हैं तो बहस सियासी मैदान में रहेगी, हो सकता है ऑपोजिशन वाले जीत जाएं, मिलकर वो हुकूमत बना लें, तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें मिल जाएं, तो ये मामला सारा जो है अवाम के हाथ में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे असेंबलियां बहाल की गई और नई हुकूमत बनाई गई और ये सब कुछ ऐसे किया गया, तो बहस सियासी मैदान से निकल के इदारों की तरफ चली जाएगी,
ये मैं दोबारा एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं आपके साथ। मैंने ये अर्ज की थी 2022 में। मैं एक आम सा स्टूडेंट हूं, आम सा ना मेरा इतना तजर्बा है, पर मुझे भी सामने नजर आ रहा था, तो तजर्बाकारों को तो नजर आना चाहिए था। मैंने कहा कि ये बहस इदारों की तरफ चली जाएगी और उसका बोझ इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप सफाइयां देते फिरेंगे, आपके लिए वो बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर आप देखें हुकूमत आज तक सफाइयां दे रही है और वो बहस किस तरफ गई है और किस किस मोअज़्ज़ज़ इदारे पे क्या क्या इल्जाम लगा, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अब दोबारा ये जो रीसेट के मौके मिलते हैं, उससे चीजों को बेहतर करने का मौका मिलता है। ये जो भारत वाला एपिसोड हुआ है, इसमें आप बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इमरान खान साहब को एंगेज करें, ताल्लुकात बेहतर करें, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका वोट है, अवाम उनके साथ खड़ी भी है। बाकी कोई ये समझता है कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ये पॉपुलैरिटी जो है वो भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ जो जंग है उसमें अवाम खड़ी होती है। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि 1965 अयूब खान ने कायद आजम की बहन को बदतरीन धांधली करके शिकस्त दी 2 जनवरी 1965 के इंतखाबात में, और चंद महीने बाद जंग छिड़ गई तो सारी कौम जो है वो अयूब खान के पीछे खड़ी हो गई। क्या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी? नहीं, वो मुल्की दिफा में खड़े हुए थे। और फिर उसी अयूब खान की काबीना के अंदर भुट्टो साहब भी थे और उनका क्या किरदार था वो भी सबके सामने है। और फिर जो है उसके बाद वो शेख मुजीबुर रहमान साहब को साथ जो हुआ, और उस वक्त भी उनका मैंडेट चोरी करते रहे, और फिर आखिर में उसका क्या नतीजा निकला वो भी हमारे सामने है। और 71 और फिर जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो सबके सामने। और कहा गया कि जी भुट्टो बड़े पॉपुलर थे, भुट्टो तो 80 सीटें ली, शेख मुजीबुर रहमान ने 160 सीटें ली। तो ये सारी हमारी तारीख का हिस्सा है। पर एनीवे, कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मौका है चीजों को बेहतर किया जाए, सियासी पारा कम किया जाए। लेकिन क्या इमरान खान साहब की रिहाई का मामला तय हो गया? देखिए, अगर ये जंग चलती रहती, तनाजा बड़ा हो जाता, तो इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ता था। मेरा ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है पहले दिन से। और अब ये शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए मरवत साहब ने ये फरमाया है कि अगर ये जंग लंबी होती, जी हाँ जी, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान रिहा होते होते रह गए। अगर जंग कुछ दिन तवालत पकड़ती तो इमरान खान रिहा हो जाते। जो किस्मत की जंग सिर्फ 3 दिन जो है, वो उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत की जंग सिर्फ 3 दिन रही। पता नहीं इंडिया वालों को जल्दी थी या हमारे शाहीन थक गए थे, लेकिन ये जंग उन्होंने जल्दी खत्म कर दी। अगर ये जंग चलती रहती तो इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ता। और अभी भी मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर बड़ा कोई तनाजा होगा तो इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब को रिहा कभी भी खुशी से नहीं किया जाएगा। मैंने बार बार आपको ये कहा और 2022 से कह रहा हूं कि उनको रिलीफ कभी भी खुशी से नहीं मिलेगा, मजबूरी से ही जो भी कुछ उनको दिया जाएगा मजबूरी से दिया जाएगा। हाँ, जहां जहां पे अवाम का होता है तो वो उधर उनको रिलीफ मिलता है। और यही शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कहीं से कोई इशारा आया था, इस वजह से उन्होंने उनकी पैरोल की रिहाई की वो दरखास्त वगैरह दी थी। और उस वक्त कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग लंबी चल जाती तो फिर इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ता, और इसीलिए वो सारी बातें, वो ब्रीफिंग की और ये वो सारी खबरें भी इसीलिए चली। लेकिन वो जंग महदूद थी तो उसमें जो है वो नहीं हुआ। लेकिन क्यों जी, अल्लाह ना करे कि जंग हो। हमारी अपना जो यहाँ पे सिस्टम है, हमें क्या हम इस चीज पे जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि भारत कुछ करे और हम उसका रिएक्शन दें? तो जंग से तो किसी का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे जो अपने सियासी मसाइल हैं उसको हमें जंगों से नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पे खुद देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे चीजों को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन क्या हुकूमत इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देगी? जिनके हवाले से इमरान खान साहब और उनकी जमात इल्जाम ये लगाती है कि जनाब ये हमारे मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो भाई अगर वो इमरान खान को रिलीफ देंगे तो इनका मैंडेट तो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ईद तक इमरान खान साहब की रिहाई की बातें कर रहे हैं वो तो अभी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब इसमें इतनी बात ही ऐड करनी है कि जनाब ना सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई होगी, बल्कि वहां पे बनी गाला में बकरे भी पहुंचा दिए गए जिनकी इमरान खान साहब कुर्बानी करेंगे, और 100 रुपए के नए नोटों वाली गड्डियां जिससे इमरान खान साहब लोगों में ईद बांटेंगे वो भी जनाब वहां पे पहुंचा दी गई हैं और ईद वो घर ही करेंगे। हालात तो कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, अब ऐसा होता है या नहीं होता ये रियलाइज करना हुकूमत का काम है कि कैसे हमने चीजों को बेहतर करना और कैसे चीजों को आगे लेके चलना है। फिलहाल आज की डेट तक तो मुझे ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि सूरत हाल तब्दील होते हुए टाइम तो नहीं लगता। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।